इनफर्टिलिटी के क्लिनिक के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट जो जिस रिपोर्ट के साथ हमारे पास आते हैं वो है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी पेशेंट्स के लिए बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता, और अगर खुदा ना खास्ता वो एबनॉर्मल आ जाए तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ हमने ये जानना है कि सीमेन एनालिसिस बेसिकली क्या होती है। सीमेन एनालिसिस एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम सीमेन का एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी कपल को बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता। बताता है कि सीमेन एनालिसिस क्यों करानी चाहिए। अमूमी तौर पर ऐसे लोग जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो 100 में से तकरीबन 50 लोगों के अंदर जो बच्चा ना पैदा होने की वजह होती है वो है मर्द हजरात। तो इस वजह को रूल आउट करने के लिए हमें सीमेन एनालिसिस करा के देखनी पड़ती है कि मनी की रिपोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पेशेंट करते हैं वो ये कि मनी का टेस्ट जो है, ये सीमेन का टेस्ट है, वो कब कराना चाहिए। अमूमी तौर पर हम ये एडवाइस करते हैं और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर एक न्यूली मैरिड कपल है जिसकी शादी अभी हुई है, उनको कम से कम 1 साल तक इंतज़ार करना चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि 1 साल में उनके चांसेस जो है प्रेगनेंसी के ऑलमोस्ट मोर देन 95% होते हैं। सीमेन एनालिसिस का टेस्ट जो है वो कैसे कराना चाहिए। सीमेन एनालिसिस के टेस्ट के लिए अमूमी तौर पर जो बेस्ट मेथड है वो ये कि मास्टरबेट करके आप अपना सैंपल अच्छे तरीके से सबमिट करा दें। इस बात का आपने ख्याल करना है कि आप सुकून से बैठना है, अपनी बेस्ट कंडीशन के अंदर आपने सैंपल देना है। कोशिश करें, अगर खुदा ना खास्ता आप शराब नोशी करते हैं तो शराब नोशी मत करें। अगर कोई आप हार्मोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हार्मोन्स भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके बाद आप जब सैंपल देते हैं तो ख़ास तौर पर ये तवज्जो रखें कि आपकी जो पीनस है इसकी सफाई होनी चाहिए। एक सेपरेट स्वैब आपको या एक क्लीनिंग स्वैब आपको दिया जाता है, उसको अच्छी तरह आपने उससे क्लीन करना है अपनी जगह को। उसके बाद सैंपल देना है और कोशिश करनी है कि सैंपल आपका सिर्फ जो वो कंटेनर आपको देते हैं उसके अंदर जाए और बाहर से जो है कोई भी चीज़ अंदर की तरफ कंटेनर को टच ना करें। इसके बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि सीमन की रिपोर्ट आपने कब देनी है। सीमन की रिपोर्ट के अंदर दरमियान में तकरीबन 3 से 5 दिन का गैप देना है आपने। सेक्स का, इंटरकोर्स का या मास्टरबेशन का कम से कम 3 से 5 दिन का गैप होना चाहिए, और कम से कम हमें 2 रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। उन दोनों रिपोर्ट्स की एवरेज के मुताबिक हम फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और आपका इलाज शुरू करते हैं। अब अगला सवाल आता है कि सीमन की रिपोर्ट में क्या क्या देखा जाता है। सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट होती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हमारा मशवरा यही होता है कि लोग अच्छी लेबॉर्ट्री से कराएं जहाँ पे WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक वहाँ पर रिपोर्ट हो रही हो। लेकिन अमूमी तौर पर जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं उन्होंने कहीं से भी रिपोर्ट करा के हमें दिखा दी होती है, जिसकी वजह से हम उस रिज़ल्ट को ऑथेंटिक नहीं मानते। WHO क्राइटेरिया के मुताबिक सीमन की जो रिपोर्ट है इसके अंदर 1 मिलीलीटर के अंदर आपके जो स्पर्म है वो 15 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए की क्वांटिटी है। सीमन की क्वांटिटी है वो 1.5 ml से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें ये देखते हैं कि जो स्पर्म है वो कितनी तेज़ी के साथ हरकत कर रहे हैं। अमूमी तौर पर जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है, जो बहुत तेज़ी रफ्तारी से हरकत कर रहे होते हैं, और जो थोड़ा से कम रफ्तार से हरकत कर रहे होते हैं, इन दोनों को मिलाकर टोटल जो इसकी मोटिलिटी है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेसिवली मूव कर रहे हैं स्पर्म, उनकी जो है मोटिलिटी हम 32% से अबव नॉर्मल समझते हैं। इसके अलावा सीमन एनालिसिस के अंदर स्पर्म्स की जो शक्लो सूरत है वो भी देखी जाती है। शक्लो सूरत को तकरीबन 4% से ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए। 100 में से अगर 4 स्पर्म भी नॉर्मल होंगे तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। कुछ केसेस के अंदर हमें इसके अंदर फ्रुक्टोज का लेवल भी चेक करना पड़ता है, जिंक का लेवल भी चेक करना पड़ता है। इसके अलावा सीमन एनालिसिस के अंदर सीमन की pH चेक कर ली जाती है। अलावा अगर कोई सीमन का इन्फेक्शन है तो वो भी इसको देख लिया जाता है। इसके अलावा एक और पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं वाइटैलिटी। अब कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल बेजान पड़े होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मुर्दा हों। तो इस सूरत के लिए, तो इस चीज़ को देखने के लिए वाइटैलिटी देखते हैं। 58% से ज़्यादा स्पर्म जो हैं वो वाइटल होने चाहिए। 100 में से अगर 58 आपके स्पर्म नॉर्मल हैं, वाइटल हैं, मतलब जानदार हैं, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। एनालिसिस हो गई आपकी और अब आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। और ये जो पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है पेशेंट्स के लिए, और हर पेशेंट जो है वो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात से गुज़रता है। और अगर खुदा न खास्ता आपकी रिपोर्ट के अंदर कोई गलत नतीजा आ जाए तो वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस कर देता है। अमूमी तौर पर अगर एक सीमन एनालिसिस नॉर्मल नहीं आती,
मतलब आपके स्पर्म अगर आपको ख़राब नज़र आते हैं, कम नज़र आते हैं या सिफर नज़र आते हैं, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजूहात में अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई भी मर्दाना हार्मोन की कमी हो सकती है, या FSH की ज़्यादती हो सकती है जो शो करती है कि आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म नहीं बन रहे। केसेस के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के अंदर रेडिएशन के एक्सपोजर होता है, बार बार इन्फेक्शंस का, टेस्टिस के अंदर चोट लगने का, ट्रॉमा होने का, मम्प्स और गाइटस की हिस्ट्री हो सकती है, स्मोकिंग की हिस्ट्री हो सकती है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सीमन एनालिसिस जो है वो एबनॉर्मल आ सकती है। और एक बहुत बड़ी वजह है जिसके अंदर सीमन एनालिसिस जो है एबनॉर्मल हो सकती है लेकिन उसकी कोई भी वजह सामने नहीं आती। ऐसी कंडीशन को हम इडियोपैथिक बोलते हैं। ये जो है स्पर्म की खराबी की सबसे बड़ी वजह। अब अगर खुदा ना खास्ता आपकी सीमन एनालिसिस एबनॉर्मल आ गई है, जिस भी वजह से आई है, तो अब क्या करना चाहिए। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, अगर तो उनकी सीमन एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्पर्म बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर हैं, सिफर हैं, तो फिर हम हार्मोन प्रोफाइल कराते हैं। हार्मोन प्रोफाइल में हम टेस्टोस्टेरोन कराते हैं, FSH कराते हैं, LH कराते हैं, प्रोलैक्टिन कराते हैं, और इसके अलावा कोई थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करा के देखे जा सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर फर्दर टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है जिसके अंदर DNA फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है। स्पर्म के अंदर क्वालिटी जो है DNA की वो देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस के अंदर सीमन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल होती है लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते। ऐसी कंडीशन के अंदर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म के अंदर मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। जैसे आम तौर पर हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, उसका डाटा जब कोई भी वायरस आ जाए उसमें तो डाटा सारा करप्ट हो जाता है। तो इसी तरह DNA के जो है स्पर्म के अंदर जो DNA मौजूद होता है वो भी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से डैमेज हो सकता है। तो स्पर्म की DNA फ्रेगमेंटेशन करा के भी हमें पता चल सकता है कि स्पर्म जो है वो उनकी क्वालिटी कैसी है। अभी आप सीमन एनालिसिस कराएं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें कि आप स्ट्रेस फ्री होके बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल में अपनी सीमन एनालिसिस का सैंपल दें। सैंपल के वक्त आपने अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ये कोशिश करें कि सैंपल जो है वो बाहर बिल्कुल भी टच ना करे। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप अच्छी लेबॉरेटरी से कराएं जो WHO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। आपने अपनी सीमन एनालिसिस को चेक कराने के लिए खसूसी तौर पर ये ध्यान रखना है कि आप किसी एंड्रोलॉजिस्ट से मिलें या यूरोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो जल्द अज जल्द सॉल्व हो और आप साहिब औलाद हो सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।